चलिए ये जो है मॉक टेस्ट है, जो क्वेश्चन बनाया गया है उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसके बेस पे बनाया गया है पीएचडी पैट का मॉक टेस्ट। देखिए अभी पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म फिल हो रहा है, आप लोग जाके कर सकते हैं। और बीआरबी मुजफ्फरपुर का भी फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। तो जो प्रीवियस ईयर पैट में पूछा गया क्वेश्चन है उसी के बेस पे नया मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता ही है, ये चांस ज्यादा बनता है। उसके बाद जिन लोगों ने इस बार मिथिला यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था उनका सिलेक्शन बहुत सारा हुआ है इस चैनल से, उसी के बेस पे हमने आप पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा रहे हैं। जो भी पीयू का एग्जाम पैट का फॉर्म भरे हैं या मुजफ्फरपुर बीआरपीयू का फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोलते हैं तो आपको आपके लिए मॉक टेस्ट भी ला रहे हैं। उसके बाद जो भी नेट का एग्जाम यूजीसी नेट जून का एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पेपर 1 के लिए है, ये जो क्वेश्चन इसमें रहेगा आपका पेपर 1 रहेगा पूरा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन, आईसीटी, सब जितना भी 10 सेक्शन है, 10 चैप्टर है, सबसे मिला क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसमें एक खास बात आपको मिलेगा इस पे कि जितने भी लोग क्वेश्चन देते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन जो देते हैं आपको मॉक टेस्ट इसमें विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, आखिर ये ऑप्शन हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब इस चीज का आपको क्लियर हो जाएगा तो शायद कोई भी एग्जाम आएगा तो आप उसको इजीली वहां क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन पढ़ के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं जब आपको उसका एक्सप्लेनेशन पता ना हो, इसलिए हमने विथ एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू किए हैं, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। हाँ, जिन लोगों को जो कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैरेक्टराइज एक्शन रिसर्च। देखिए यहाँ पे जो होता है क्या पूछ रहा है आपका कि इसमें से जो है सबसे वेस्ट कैरेक्टराइज एक्शन रिसर्च का क्या है, क्या कैरेक्टर सबसे वेस्ट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक्शन रिसर्च की सबसे अच्छी व्याख्या करती है। ठीक है, ये बताना है आपको कौन सी रिसर्च अच्छी व्याख्या करते हैं किसका, एक्शन रिसर्च का। तो इट इज कंडक्टेड, क्या लिखा है, इट इज कंडक्टेड इन लेबोरेटरी। जी नहीं, एक्शन रिसर्च जो होता है लैब में नहीं होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में जो होता है एक्शन रिसर्च नहीं होता है। इट, अब दो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इट एम्स एट इमीडिएट प्रॉब्लम। देखिए जहां भी आपको दिख जाए इमीडिएट, सिर्फ इमीडिएट दिख जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि एक्शन रिसर्च की बात की जा रही है। ठीक है, उतना जाना भी नहीं है, पूरा कहानी भी नहीं पढ़ना है। अगर इमीडिएट दिख जाए तो आप वहां पर एक्शन रिसर्च टिक कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कोई स्पेसिफिक सेटिंग में वो क्या होता है आपका एक्शन रिसर्च होता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इट एम क्या है, इट एम जी नहीं, न्यू थ्योरीज एक्शन रिसर्च में नहीं आता है। इट टाइप ऑफ प्योर रिसर्च एक्शन रिसर्च नहीं होता है, किसी भी कंडीशंस में नहीं होगा। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं, एक्सप्लेन क्या है। तो एक्शन रिसर्च जो होता है प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड आपका एक्शन रिसर्च होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व किया जाता है, जबको एक्शन रिसर्च में किया जाता है कैरीड आउट बाय प्रैक्टिशनर। हाँ, एक्शन रिसर्च जो होता है, देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये प्रैक्टिशनर के लिए होता है। लाइक टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं ये एक्शन रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं टू इम्प्रूव देयर ऑन प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट करना। टीचर क्या है, जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एबिलिटीज होती है कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आए। होता है ना कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा तो टीचर का नाम होगा, अगर बच्चा फेलियर तो टीचर फेलियर होता है। इसलिए प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज को लगा करके बच्चे में इम्प्रूवमेंट लगाना, प्रैक्टिकल करना प्रैक्टिशनर का होता है। जैसे कि इट कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव होना, इम्प्रूव एक और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट हो गया इम्प्रूविंग होना, यानी कि इम्प्रूवमेंट भी रहेगा तो आपका एक्शन रिसर्च होगा। ongoing situations rather than the developing universal laws। ठीक है, यानी कि एक्शन रिसर्च जो होता है, एक्शन रिसर्च एक व्यवहारिक समस्या समाधान वाली रिसर्च होती है। जो व्यवहारिक समस्या होता है उसका समाधान किया जाता है आपका एक्शन रिसर्च में, जिसे शिक्षक
प्रशासक जैसे लोग अपने कार्यों में सुधार लाने के लिए करते हैं, अपने जो काम कर रहे हैं उसमें सुधार कैसे लाइएगा भाई, तो उसमें एक्शन रिसर्च से सुधार किया जाता है। यह स्थिति विशिष्ट होती है और सार्वभौमिक सिद्धांत बनाने के बजाय चालू स्थिति में सुधार पर केंद्रित होती है। यही आपका क्या होता है, एक्शन रिसर्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 आपका क्या है, अप्लाइड रिसर्च डिफर्स फ्रॉम फंडामेंटल रिसर्च इन दैट इट, यानी कि अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में अंतर इस आधार पर होता है, यानी कि अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, आपका डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इट इज लॉज डन बाय इंडस्ट्री, जी नहीं, इंडस्ट्रियल लॉ जो होता है आपका फंडामेंटल रिसर्च में डन नहीं होता है। सीक टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जी हाँ, ये क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व होता है वही होता है अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व आउट किया जाता है। ठीक ना, बी ऑप्शन आपका सही होगा। यह व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है, यानी कि जो आपका अप्लाइड रिसर्च है, जो व्यवहार में बातें आती है उसको सॉल्व करने का प्रयास करती है, वही आपका अप्लाइड रिसर्च होता है। फोकस ऑन थ्योरी, जी नहीं, थ्योरी पे फोकस नहीं किया जाता है। डज नॉट स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड्स, ये भी नहीं होता है। अब देख लेते हैं अप्लाइड रिसर्च आखिर है क्या, यह आंसर क्यों होगा, तो अप्लाइड रिसर्च जो होता है इंटेंडेड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो रियल समस्याएं होती है ना, अगर उसे सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो क्या होगा, आपका अप्लाइड रिसर्च होगा। ठीक है, एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है ये आपका अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक ना, यानी कि इन कंट्रास्ट फंडामेंटल रिसर्च जो होता है ऑल्सो बेसिक और प्योर रिसर्च। अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, तो फंडामेंटल रिसर्च ही आपका जो होता है बेसिक या प्योर रिसर्च होता है। ठीक ना, बेसिक या प्योर रिसर्च जो होता है आपका वो फंडामेंटल रिसर्च होता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पर आपका नया नॉलेज जनरेट होता है, न्यू नॉलेज एंड थ्योरीज विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन, बिना कोई एप्लीकेशन के नया थ्योरी डेवलप होना, यही तो फंडामेंटल रिसर्च है। जो आप स्टार्ट रिसर्च करते हैं ना, वही जो नया नॉलेज जनरेट होता है, नया थ्योरी डेवलप होता है, वही आपका क्या है, जो बिना कोई एप्लीकेशंस के, इमीडिएट विदाउट एप्लीकेशंस न्यू थ्योरीज डेवलप, यही आपका फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है, प्योर रिसर्च होता है। ठीक है, हिंदी में क्या है, अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य जो होता है चलिए वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना होता है, जो चल रही होती है समस्याएं उसे हल करना होता है, और यह ज्ञान के प्रयोगात्मक पहलू पर केंद्रित होती है। इसके विपरीत फंडामेंटल रिसर्च जो होता है, जिसे बेसिक के प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जो फंडामेंटल रिसर्च होता है ना उसे बेसिक के प्योर रिसर्च भी कहते हैं। उद्देश्य नवीन ज्ञान, नया नया ज्ञान और सिद्धांत का विकास करना होता है, वही आपका जो है फंडामेंटल रिसर्च होता है। अब आपका इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या है आपका कि फंडामेंटल रिसर्च इज मोर कंसंट्रेटेड विथ, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च में कहता है किस संबंधित होते, किससे संबंधित होती है ये बताना है आपको। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं होती है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इमीडिएट प्रॉब्लम किसमें होती है, एक्शन रिसर्च में होती है। ठीक है, मॉडिफाइंग क्लासरूम क्या है, क्लासरूम, मॉडिफाइंग क्लासरूम, जी नहीं, मॉडिफाइंग क्लासरूम भी नहीं होती है, यानी कि कक्षा की तकनीकों परिवर्तन, ये फंडामेंटल रिसर्च नहीं होती है। डिस्कवरिंग जनरल प्रिंसिपल, जो अभी जस्ट इसका डेफिनेशन में पढ़े थे कि जो डिस्कवर किया जाता है जनरल प्रिंसिपल, यानी कि समान सिद्धांतों की खोज किया जाता है, यही आपका जो है सो फंडामेंटल रिसर्च होता है। ठीक है, बिजनेस मॉडल भी नहीं होता है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च। क्यों होगा ऐसा, तो फंडामेंटल रिसर्च जो होता है एम्स टू एडवांस थ्योरेटिकल नॉलेज, जो नया एक तो इसमें क्या होता है कि नया थ्योरी डेवलपमेंट होता है, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज डेवलपमेंट होता है, अंडरस्टैंड अंडरलाइंग अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स विदाउट फोकसिंग ऑन
इमीडिएट यूटिलिटी, मतलब कोई भी फोकस नहीं किया जाता है, इमीडिएट यूटिलिटी मिलता है, यानी कि कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस का डेवलपमेंट करना, ये क्या आपका है, फंडामेंटल रिसर्च है ना। यानी कि फंडामेंटल रिसर्च का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान को आगे बढ़ाना और मूलभूत सिद्धांत को समझना होता है। जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है उसको आगे बढ़ाइए और मूलभूत सिद्धांत को समझना होता है, वही आपका जो होता है फंडामेंटल रिसर्च होता है। ठीक है, बिना इसके तत्काल उपयोग पर ध्यान दिए यह विज्ञान के विकास में योगदान देती है, यानी कि कोई तत्काल उपयोग ना भी हो सकता है इसका उपयोग भविष्य में हो, उसके बाद भी फंडामेंटल रिसर्च किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मुख्य विशेषता है, ये बताना है। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मुख्य विशेषता क्या है, तो यूज ऑफ इंटरव्यू, जी नहीं, इंटरव्यू में जो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल यूज का यूज नहीं होता है। ये आप इससे पहले जो मैं सेशन देखते होंगे उनके लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि हम हर एक सेशन में एक्सप्लेनेशन के साथ ही आते हैं। ठीक है, इस चैनल पे एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, विदाउट एक्सप्लेनेशन हम क्वेश्चन नहीं देते हैं। ऑब्जर्वेशन ओनली, जी नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, यस यस, चर का हेरफेर और नियंत्रण करना, यही तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। यानी कि मैनिपुलेट जो किया जाता है ना, वही आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल होता है। किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण ये नहीं होता है। यानी कि क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, हो सकता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब ऑब्जर्व करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बट वहां पर कंट्रोल कंडीशंस होता है। क्या होता है भाई, अंडर कंट्रोल कंडीशंस, यानी कि वहां पे कंट्रोल कंडीशन कहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑब्जर्वेशंस एंड क्या होता है अंडर द कंट्रोल कंडीशंस। दिस अलाउ रिसर्चर्स टू डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यदि आपको कहीं कॉज और इफेक्ट भी दिखे तो आप सीधा एक्सपेरिमेंटल मारिएगा ऑप्शन, और मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल दिखे तो इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, चलिए स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हेरफेर किया जाता है और इसके प्रभाव को आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर नियंत्रित परिस्थितियों में देखा जाता है। इसके कारण प्रभाव संबंध निर्धारित किए जा सकते हैं, यानी क्या है, कारण प्रभाव संबंध, यही आपका जो हो जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 क्या है, थोड़ा टाइम टेकन है, इसमें लगेगा 50 क्वेश्चन चुकी कर रहे हैं। ठीक है, इन सर्वे रिसर्च जो होता है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इज, यानी कि सर्वे रिसर्च में सबसे सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, सर्वे रिसर्च में आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वही बताना है। देखिए सर्वे रिसर्च में लैब तो होता नहीं है, लैब आपका किसमें होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लैब होता है। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी नहीं होता है, सर्वे रिसर्च में ग्रुप का कोई बात ही नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट किसमें होता है, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो होता है सो ऑब्जर्वेशन किया जाता है। यानी कि क्वेश्चनाइजर, सिर्फ क्वेश्चनाइजर जो होता है आपका यही तो सर्वे रिसर्च में होता है। प्रश्नावली जो होता है ये आपका किसका पार्ट है, सर्वे रिसर्च का पार्ट है। यानी कि सर्वे रिसर्च जो होता है प्राइमरी यूजेस क्वेश्चनाइजर्स टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि जो होता है आपका क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो डाटा के फॉर्म में होता है क्वांटिटेटिव होता है, डाटा के फॉर्म में होता है वो आपका क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, यानी कि जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो वर्ड्स के फॉर्म में होते हैं वो क्वालिटेटिव होता है। ये क्वेश्चन भी आता है वो एग्जाम में, जो वर्ड्स के फॉर्म में होते हैं क्वालिटेटिव होता है। फ्रॉम सैंपल इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस
बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्वे रिसर्च। यानी कि सर्वे रिसर्च जो होता है मुख्यतः प्रश्नावली के माध्यम से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा एकत्र करती है। यह किसी जनसंख्या के विचारों, व्यवहारों या विशेषताओं को समझने में सहायक होती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्या है? Which of the following is an example of action research in education? यानी कि शिक्षा में निम्न में से कौन सा एक्शन रिसर्च का उदाहरण है वो बताना है। देखिए नेशनल लेवल स्टडी क्या एक्शन रिसर्च में होता है? कभी भी नहीं होता है। यानी कि एक्शन लेवल रिसर्च जो होता है ये आपका नहीं होता है। ए टीचर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ हर न्यू सेटिंग अरेंजमेंट, इससे पहले भी हम बताए होंगे आपको। अगर एक्शन रिसर्च की बात आता है जहाँ इमीडिएट आ जाए, न्यू आ जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए, ये सब कीवर्ड होता है जो आपको याद रखना है। यानी कि बिना टाइम ज्यादा लिए आप क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। यानी कि एंगेजमेंट और स्टूडेंट एंगेजमेंट जो होता है, यानी कि एक शिक्षक द्वारा नई बैठक व्यवस्था का छात्रों को भागीदारी पर प्रभाव अध्ययन जो होता है ये आपका क्या होता है? एक्शन रिसर्च यही होता है। ठीक है, रिसर्च फंडेड बाय यूजीसी ये एक्शन रिसर्च का पार्ट नहीं है। ये यूजीसी जो फंडिंग करती है अलग मतलब किसका पॉइंट हो जाता है। एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू कंट्रीज, जी नहीं, जो दो कंट्रीज का कंपैरेटिव स्टडी होता है ये एक्शन रिसर्च का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यहाँ देख लेते हैं। एक्शन रिसर्च जो होता है, एक्शन रिसर्च इज यूजुअली कंडक्टेड बाय प्रैक्टिशनर। देखिए इससे पहले हम बहुत बार डिस्कस किए हैं कि एक्शन रिसर्च जो होता है जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो एक्शन रिसर्च करते हैं। लाइक टीचर, जो टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन दर ओन एनवायरनमेंट। आखिर समस्याएं क्या है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक्शन रिसर्च का यूज होता है। इट इज रिफ्लेक्टिव पार्टिसिपेटरी यूज टू ब्रिंग अबाउट इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इन प्रैक्टिस, जो इमीडिएट इम्प्रूवमेंट ये सब की वर्ड है। ठीक है, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट हो गया आपका, ये इतना याद रखिएगा। एक्शन रिसर्च आंसर आपके मतलब बिना टाइम वेस्ट किए वो एग्जाम में मार के आंसर लगाकर निकल सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इसलिए हम हर एक पॉइंट को एक एक करके बताते हैं कि किसमें आपको ज्यादा कम टाइम में आप क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। यानी कि ये क्या बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब एक शिक्षक क्या है, जब एक शिक्षक अपनी कक्षा की बैठक व्यवस्था को बदलकर यह देखती है कि इससे छात्रों को की भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो छात्र हैं उनकी भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह एक्शन रिसर्च कहलाता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च आमतौर पर व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षक जैसे पेशेवरों द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य सीधे सुधार लाना होता है, न कि सार्वभौमिक निष्कर्ष निकालना होता है। कि जो सुधार लाना होता है यही आपका क्या है, एक्शन रिसर्च होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या है? अप्लाइड रिसर्च इन एजुकेशन एम्स टू। जो अप्लाइड रिसर्च होता है एजुकेशन में, शिक्षा में अप्लाई रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है, आपका उद्देश्य बताना है। ठीक है, अप्लाई एग्जिस्टिंग थ्योरीज टू सॉल्व रियल एजुकेशनल इशू। हाँ, एक अभी तक हम यही बात कर रहे हैं, जो रियल समस्याएं हैं, रियल एजुकेशनल इशू है, वही आपका अप्लाई रिसर्च हो जाता है। फिलोसफिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, एग्जामिन नहीं होगा, स्टडी एंशिएंट नहीं होता है। यानी कि जो आपका अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जो थ्योरीज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को, एजुकेशन इश्यूज को जो सॉल्व किया जाता है वो आपका अप्लाइड रिसर्च होता है। यानी कि मौजूदा सिद्धांतों को वास्तविक शैक्षिक समस्याओं पर लागू करना, दिस इज द एक्शन रिसर्च। ठीक है, सॉरी अप्लाइड रिसर्च होगा। अप्लाइड रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच गैप होता है ना, वही आपका अप्लाइड रिसर्च होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूजिंग ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन टू एनहांस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट को मोटिवेशन किया जाए, मोटिवेट किया जाए तो उससे क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस कहीं न कहीं बढ़ेगा ना। इन स्कूल इज अप्लाइड, सही आपका अप्लाइड रिसर्च होता है। जब स्टूडेंट को मोटिवेशन देते हैं उसको क्या लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए, लाइफ में कुछ करना चाहिए,
तो इसके वजह से स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट होगा। यही आपका जो होता है अप्लाइड रिसर्च होता है। यानी कि अप्लाइड रिसर्च का उद्देश्य मौजूदा सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया की समस्या में प्रयोग करना होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई शोधकर्ता प्रेरणा के सिद्धांत को प्रयोग कर छात्रों की उपलब्धि बढ़ाने का प्रयास करता है तो यह अप्लाइड रिसर्च होता है। मोटिवेट करके छात्रों को आगे बढ़ाता है तो यह आपका क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। ठीक, अब आते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या है, व्हाट डिस्टिंग्विश फंडामेंटल रिसर्च फ्रॉम अप्लाइड रिसर्च, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च से क्या अलग करता है, वो आपको बताना, दोनों को क्या अलग करता है। ठीक है, इट हैज क्विकर रिजल्ट नहीं मिलता है, इट फोकस ऑन सॉल्विंग, ये क्या होता है आपको बता चुके हैं, यानी कि एक्शन रिसर्च होता है जो सॉल्विंग प्रॉब्लम किया जाता है, ये नहीं होगा। इट सीक टू बिल्ड जनरल लॉज एंड नॉलेज, जो जनरल लॉ और नॉलेज होता है यही आपका क्या करता है, अलग करता है पॉइंट, किससे, फंडामेंटल रिसर्च से, और अप्लाइड रिसर्च को अलग करता है। यानी कि क्या है, फंडामेंटल रिसर्च जो होता है ऑल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फंडामेंटल रिसर्च ही आपका प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च होता है। इज एम एट बिल्डिंग न्यू नॉलेज, जो नया नॉलेज डेवलप होता है फंडामेंटल रिसर्च से होता है। theories discovering underlying principles often without concern for practical application, आपका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं होता है उसके बाद भी नॉलेज इनहांस होता है, डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च का उद्देश्य किसी भी तात्कालिक समस्या का हल नहीं बल्कि सिद्धांतों का निर्माण एवं नवीन ज्ञान का विकास करना होता है, नया नया ज्ञान का विकास हो, यही आपका फंडामेंटल रिसर्च होता है। यानी कि यह वैज्ञानिक आधारभूत खोज के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 क्या है, which of the following research type is most suitable to cause and effect relationship, देखिए जहां cause और effect आएगा सीधे आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मारिएगा, बहुत टाइम सेव होगा। ठीक है, कीवर्ड हो गया, कीवर्ड को फोकस करना होता है। अब हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है जैसे कि खोज के पढ़ना आपका होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। एज जैसा का तैसा, यानी कि एज इट इज जो होता है आपका, ये क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता है, जैसा का तैसा। सर्वे रिसर्च ऑलरेडी बता ही चुके हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चनाइजर किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका हो जाता है सर्वे रिसर्च हो जाता है। इस तरह से तीनों ऑप्शन कट हो गया, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमने डिस्कस कर दिया। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड, इसमें जो वेरिएबल होता है उससे कंट्रोल कंडीशन में मैनिपुलेट किया जाता है टू डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर स्टडी हो तो आपको सीधा आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझना है। यानी कि जो एग्जांपल है किसका है, टेस्टिंग वेदर ए न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलकर उसके प्रभाव को आश्रित चर डिपेंडेंट पर देखा जाता है। यह कारण प्रभाव की जांच का सबसे मजबूत तरीका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 क्या है आपका है, ए सर्वे रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन द गोल इज टू, यानी कि सर्वे अनुसंधान जो होता है डिजाइन तब सबसे उपयुक्त होती है जब उद्देश्य हो, जब उद्देश्य होगा तब सर्वे रिसर्च जो होता है डिजाइन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, मेजर एटीट्यूड एंड ओपिनियंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण को, राय को मापना, यही आपका जो हो जाता है सर्वे रिसर्च हो जाता है। इससे पहले बताया है सर्वे रिसर्च के बारे में, जो क्वेश्चनाइजर होता है जिसमें आप पब्लिक ओपिनियन देता है, ये सब क्या है आपका सर्वे रिसर्च होता है। यानी कि सर्वे रिसर्च जो होता है, सर्वे रिसर्च इज यूज्ड व्हेन रिसर्चर्स wants to gather information from a large group, यानी कि आप लार्ज ग्रुप से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं पीपल से, ऑफन वाया क्वेश्चनाइजर्स के माध्यम से उनसे क्वेश्चन करते हैं, टू एनालाइज ट्रेंड बिहेवियर एंड ओपिनियंस, आप डिसाइड करते हैं कि इस रिसर्च में एनालाइज करने के लिए। ठीक है, सर्वे अनुसंधान का उपयोग तब किया जाता है जब हमें बड़ी जनसंख्या से दृष्टिकोण, विचार, व्यवहार आदि की जानकारी प्राप्त करनी होती है। यह जनमत और प्रवृत्तियों को समझने के लिए उपयुक्त विधि है जो कि सर्वे रिसर्च का पार्ट होता है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिफाइन द एक्शन रिसर्च, यानी कि एक्शन रिसर्च की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है वो बताना है आपको। तो इट एम दिस न्यू यूनिवर्सल डेवलप नहीं होता है, इट कंडक्टेड आर्टिफिशियल लैब जी नहीं, इट इज पार्टिसिपेटरी एंड फोकस ऑन लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये क्या है आपका एक्शन रिसर्च होता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च जो होता है इस कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेट किया जाता है वेयर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, कम्युनिटी मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक इशू, जो समस्याएं हैं स्पेसिफिक इशू हैं उसे सॉल्व किया जाता है एक्शन रिसर्च में इन द एनवायरनमेंट गोल्स प्रैक्टिकल चेंज नॉट थ्योरी बिल्डिंग, प्रैक्टिकल चेंज होता है बट थ्योरी बिल्डिंग एक्शन रिसर्च में चेंज नहीं होता है, वो आपका एक्शन रिसर्च होता है। ठीक है, यानी कि एक्शन रिसर्च में सहभागी दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिसमें शिक्षक, प्रशासक आदि मिलकर स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करते हैं। इसका लक्ष्य व्यवहारिक समाधान होता है ना कि सिद्धांत का निर्माण। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is not a key features of applied research, यानी कि इसमें अप्लाइड रिसर्च का की फीचर्स कौन सा नहीं है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड, डायरेक्ट एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, ये जो है अप्लाइड रिसर्च का कौन है, नो मतलब कौन नहीं है वाला नहीं, जो गलत है आपको इसमें गलत ऑप्शन चूज करना। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में भी स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि क्या कर रहा है इसमें। Which of the following is not a key features of applied research, यानी कि अप्लाई रिसर्च का इसमें कौन सा की फीचर नहीं है, जो है आपको जान जाइएगा तो नहीं वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी कि ये जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये अप्लाई रिसर्च का होता है, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये अप्लाई रिसर्च का होता है, यूज ऑफ बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जी हाँ ये भी अप्लाई रिसर्च में होता है, थ्योरी ड्राइवन अप्रोच विदाउट फील्ड रिलेवेंस ये अप्लाई रिसर्च में नहीं होता है। ठीक है, ये अप्लाई रिसर्च में नहीं होता है, जो थ्योरी विदाउट फील्ड रिलेवेंस को आप डिराइव कर सकते हैं नहीं होता है। यानी कि आपको गलत चुनना है तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका बी आंसर सही हो जाएगा, गलत ऑप्शन को चुनना है बी सही हो जाएगा। अप्लाई रिसर्च जो होता है ड्राइवन बाय रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में अप्लाई रिसर्च को ड्राइव किया जाता है। इट में यूज थ्योरीज बट ऑलवेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशंस, इट रिसर्चर हैज नो फील्ड रिलेवेंस, वहां पर कोई फील्ड रिलेवेंस नहीं होता है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च, यानी कि अप्लाइड रिसर्च का लक्ष्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करना होता है। यदि कोई शोध सिर्फ सिद्धांत पर आधारित है तो इसका प्रायोगिक उपयोग नहीं है, वो अप्लाइड रिसर्च नहीं कहलाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या है देख लिया जाए। द मेन गोल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज टू, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो इवैल्यूएट गवर्नमेंट स्कीम जी नहीं, सॉल्व क्लासरूम जी नहीं। अब सॉल्व क्लासरूम क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। इम्प्रूव का डेली प्रैक्टिस नहीं, कंट्रीब्यूट टू थ्योरेटिकल नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज कंट्रीब्यूट किया जाता है वही आपका क्या होता है फंडामेंटल रिसर्च होता है, यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान में योगदान देना। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च इज फोकस्ड ऑन नॉलेज फॉर नॉलेज सिक्स, यानी कि इट बिल्ड्स और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पुराना थ्योरी है उसको मॉडिफाई करके लाना विदाउट नीडिंग टू हैव इमीडिएट यूटिलिटी किए हुए, यही आपका क्या हो जाता है फंडामेंटल रिसर्च होता है। यानी कि फंडामेंटल रिसर्च केवल ज्ञान वृद्धि के लिए होती है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है सिद्धांतों को विकसित करना या संशोधित करना होता है, ना कि तुरंत में प्रयोग में लाना। तुरंत प्रयोग में क्या लाया जाता है वही एक्शन रिसर्च लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिक्वायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टू वैलिड, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान की वैधता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है वो बताना है आपको। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वो रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, विषयों को यादृच्छिक विभाजन करता है क्या, यही आपका जो हो जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ओपन इन इंटरव्यू उसमें ओपन नहीं होता। ऑब्जर्वेशनल फील्ड नोट्स देखते हैं इसका। रैंडम असाइनमेंट जो होता है आपका क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ऑब्जर्वेशन फील्ड नोट्स नहीं होता है, एग्जिस्टिंग नहीं होता है, यानी कि
जो है रैंडम असाइनमेंट क्या है, रैंडम असाइनमेंट इंश्योर दैट द ग्रुप वी टेस्टेड आर statistically equivalent which strengthens internal validity and minimize bias। जो इंटरनल वैलिडिटी होता है वो वाइसनेस को मिनिमाइज करता है। यही आपका जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को निष्पक्षता को बढ़ाती है, यानी कि जो यह यादृच्छिक विभाजन रैंडम असाइनमेंट जो होता है ना, वे सभी प्रतिभागी समूहों में समान रूप से वितरित होते हैं, जिससे शोध की वैधता और निष्पक्षता को बढ़ाती है, बढ़ावा मिलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या है, सर्वे रिसर्च ऑफन यूजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, यानी कि सर्वे रिसर्च में समझता है निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सर्वे रिसर्च में क्या होता है, फील्ड बेस्ड एक्सपेरिमेंट जी नहीं। सर्वे रिसर्च होता है स्ट्रक्चर क्वेश्चनाइजर, इससे पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि जो क्वेश्चनाइजर के फॉर्म में होता है आपका, यही सर्वे रिसर्च होता है। सर्वे रिसर्च जो होता है ऑफन यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनाइजर के फॉर्म में यूज होता है, जो स्ट्रक्चर्ड होता है। आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछना होता है आप पहले नोट कर लेते हैं, वो आपको सर्वे रिसर्च का पार्ट होता है। जैसे पत्रकार देखते हैं जो क्वेश्चन पूछता है, पहले दिमाग सेट रहता है क्या क्या क्वेश्चन पूछना है हमको, टॉपिक पढ़ लेता है। तो कलेक्ट डाटा फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप अबाउट देयर ओपिनियंस, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका सर्वे रिसर्च होता है। सर्वे अनुसंधान में संरचित प्रश्नावली का प्रयोग करके जो पहले से आप ऑलरेडी क्वेश्चन करके बनाए रखते हैं वो सर्वे रिसर्च में यूज किया जाता है। लोगों के विचार, व्यवहार या लक्षणों की जानकारी एकत्र की जाती है, वो आपका सर्वे रिसर्च होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या है, ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च इज, यानी कि जो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है किसके बीच, अप्लाइड और फंडामेंटल के बीच, यानी कि अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च के बीच मुख्य अंतर किसमें होता है वो आपको बताना है। देखिए टाइम ड्यूरेशन ये अंतर नहीं होता है, रिसर्च एथिक्स का अलग पार्ट है ये नहीं होता है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स थ्योरी वर्सेस एप्लीकेशन, यानी कि सिद्धांत बनाम अनुप्रयोग की प्रवृत्ति, यही आपका डिफरेंस लाता है किसमें, अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च में। फंडामेंटल रिसर्च इस थ्योरी ओरिएंटेड होता है, जिसमें थ्योरी होता है, ठीक है, इट एम्स टू डेवलप प्रिंसिपल को डेवलप किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च जो होता है प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है, जैसे रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस के बीच होता है, यही आपका अप्लाइड रिसर्च होता है। फंडामेंटल रिसर्च सिद्धांत आधारित होती है, जबकि अप्लाइड रिसर्च जो होता है व्यवहारिक समाधान पर केंद्रित होती है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इन एक्शन रिसर्च द रिसर्चर इज यूजुअली, यानी कि एक्शन रिसर्च में शोधकर्ता सामान्यतः कौन होता है वो बताना है। तो देखिए जो प्रैक्टिशनर होता है वही आपका एक्शन रिसर्च में होता है, पहले भी बता चुके हैं ये चीज हम, ठीक है। यानी कि इन एक्शन रिसर्च द टीचर और फील्ड वर्कर themselves conduct the study to improve their own practice, यानी कि अपना प्रैक्टिस जो आप इम्प्रूव करते हैं वो आपका क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है। एक्शन रिसर्च में वही व्यक्ति जो फील्ड में कार्य कर रहा है, जैसे शिक्षक स्वयं अनुसंधान करता है ताकि अपनी प्रक्रिया में सुधार ला सके, ये आपका एक्शन रिसर्च का पार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 क्या है, which of the following research type is best suited to examine effectiveness of a new teaching strategy, यानी कि किस अनुसंधान प्रकार का प्रयोग नई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता की जांच के लिए सर्वोत्तम है, यानी कि नई शिक्षण रणनीति की जांच के लिए सबसे उत्तम है वो आपको बताना है। क्या बताना है, जो कि आपका किसके लिए बताना है, मतलब कि न्यू टीचिंग स्ट्रेटजी के लिए बताना, इसमें से कौन होगा ऑप्शन। तो हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं होता, इसमें खोज को सिर्फ पढ़ा जाता है। अब नया चीज आपको अगर खोजना हो तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही कर सकते हैं आप, इसमें कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ऑलरेडी सर्वे और फंडामेंटल रिसर्च डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है इन्वॉल्व द मैनिपुलेटिंग वेरिएबल, जो मैनिपुलेटिंग वेरिएबल होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। इससे पहले भी देखिए एक की पॉइंट हुआ, मैनिपुलेटिंग आ रखेंगे तो आपको आंसर लगाने में बहुत इजी हो जाता है, तो बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन करके आगे निकल सकते हैं। चेंजेस इंपैक्ट आउटकम टेस्टिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रणनीति को बदलकर
उसके प्रभाव की परीक्षा की जाती है, वही आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जिससे यह रणनीतियों की प्रभावशीलता जांचने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, which of the following is a limitation of survey research, यानी कि सर्वे अनुसंधान की एक सीमा क्या है वो बताना है। ठीक है, तो इट कैन नॉट रीच लार्ज पॉपुलेशन, जी नहीं, ये नहीं होगा। इट कैन नॉट बी यूज डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन थोड़ी होता है सर्वे रिसर्च में, ये भी नहीं होगा, यानी कि कैन नॉट बी। उसके बाद लिमिटेशन पूछ रहा है, इट में हैव लो रिस्पॉन्स वैलिडिटी, से प्रतिक्रिया की वैधता कम होती है, जी नहीं, इसमें प्रतिक्रिया जितना मिलेगा उतना बेटर होता है, यही जो है लिमिटेशन होता है, मतलब कि यही सर्वे अनुसंधान की एक सीमा है, लिमिटेशन है, आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यानी कि सम इन सर्वेज पीपल गिव सोशली डिजायरेबल आंसर्स और मिस रिपोर्ट फैक्ट, अगर कुछ रिपोर्ट गलत आ जाता है तो वो क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है, यानी कि रिड्यूसेस द वैलिडिटी, जितना भी है वैलिडिटी को रिड्यूस किया जाता है। यानी कि सर्वे प्रतिभागी अक्सर वो जवाब देते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य होते हैं, जो समाज में बातें स्वीकार किए जाते हैं, जिससे डाटा की विविधता और पर असर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 क्या है, व्हाट मेक्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्टिंग्विश्ड इन डिजाइन। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्या डिजाइन है, तो कंट्रोल ओवर वेरिएबल, जो कंट्रोल ओवर वेरिएबल होता है वही आपका होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सीधी बात है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो होता है इंश्योर कंट्रोल ओवर एक्सटेनियस वेरिएबल, जो बाहरी चर आता है वही तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जहां का कंट्रोल किया जाता है। हेल्पिंग आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हेल्प किया जाता है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है शोधकर्ता चरों को नियंत्रित करता है, जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं वो चर को नियंत्रित करते हैं, यही तो आपका क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। जिससे कारण प्रभाव क्या है भाई, जिससे कारण प्रभाव संबंधों को सटीक रूप से स्थापित किया जा सकता है, यही आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ठीक, अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चंस की ओर। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग मेनली एम्फेसाइज, यानी कि समझ स्तर की शिक्षण विधि मुख्य रूप से किस पर बल देती है। देखिए, अगर समझ स्तर की विधि क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड रीजनिंग, वैचारिक स्पष्टता और तर्क जो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है। ठीक है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग फोकस ऑन क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उस पर फोकस किया जाता है। रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग होता है, गोइंग बिहाइंड द मेमोराइजेशन होता है, यानी कि समझ स्तर की शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है कि छात्रों को सुनियोजित रूप से अवधारणाएं समझाना, जिसमें वे तर्क और विश्लेषण कर सके, केवल याद रखने पर निर्भर नहीं रहता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अब आते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर, यानी कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग होता है ये सबसे उपयुक्त किसमें हो, देखिए ये टीचिंग जो होता है बच्चों के लिए होता है, जो चाइल्ड होता है सिर्फ उसको रटवाना होता है, याद करना होता है, वही आपका मेमोरी लेवल टीचिंग होता है। यानी कि फाउंडेशनल नॉलेज एंड फैक्ट, यानी कि जो बात है जैसे टेबल को याद करवाना है, एबीसीडी को याद करवाना है, यही क्या है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है। वहां पर कोई थ्योरी अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ रटो, मतलब टेबल को रट लेना है, एबीसीडी को रट लेना है, वैसे तो ये क्या होता है आपका जो लेवल होता है सिर्फ बच्चों को याद करवाया जाता है, वही आपका मेमोरी लेवल टीचिंग होता है। मेमोरी लेवल टीचिंग जो होता है हेल्प स्टूडेंट रिटेन फैक्ट्स, जो फैक्ट है उसे आप लिखिए, पढ़ें, याद करें, टर्म्स एंड इंफॉर्मेशन। अब क्यों होता है इसको नहीं जानना है, क्यों होता है इसको नहीं जानना है आपको, किसमें मेमोरी लेवल टीचिंग में नहीं जानना, सिर्फ याद करना है, रटाफिकेशन करना है। यानी कि हिस्टोरिकल डेट्स और डिफिनेशन, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ते हैं क्या होता है, मान लीजिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध 1939 में हुआ, तो इसको सिर्फ याद रखना है। अब क्या हुआ कैसे वो तो सिर्फ आपको फैक्ट याद रखना, फैक्ट याद है तो आप कहीं क्वेश्चन सही लगाएंगे, फैक्ट याद नहीं है तो क्वेश्चन गलत लगा के आएंगे।
फैक्ट याद रखना होता है, ठीक है। यानी कि मेमोरी लेवल टीचिंग जो होता है छात्रों को तथ्य, परिभाषाएं और सूचनाएं याद रखने में मदद करती है। जैसे कि इतिहास की तिथियां अगर याद करना हो तो आपका ये मेमोरी लेवल टीचिंग होता है कि हमको रट करके याद करना है, वहां पर कोई नया कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू, मतलब कि कक्षा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, आपको प्राथमिक उद्देश्य बताना है, ठीक है। तो देखिए, मेंटेन साइलेंस, थोड़ी बच्चे को हम शांत कर देंगे क्लास में तो अच्छा पढ़ाई होगा, ऐसा भी नहीं होता है। कंप्लीट द सिलेबस, ये भी नहीं है भाई। अगर हम आप समय पर सिलेबस कंप्लीट कर दिए, बच्चा कुछ समझ ना आया तो क्या आपका अच्छा टीचिंग हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इंश्योर स्टूडेंट टेक नोट, तो सिर्फ स्टूडेंट को नोट देते गए, एकदम पूरा नोट भर दिए, चलो क्लास हो गया, ये क्या, ये भी अब टीचिंग का प्राइमरी गोल नहीं होता है। फैसिलिटेट इंटरेक्टिव लर्निंग, यानी कि पारस्परिक अधिगम को बढ़ावा देना। इंटरेक्टिव लर्निंग यानी बच्चे को पढ़ाने में, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना, बच्चे को हर एक पॉइंट को समझाना, यही तो टीचिंग का मेन गोल होता है ना। यानी कि फैसिलिटेट इंटरेक्टिव लर्निंग, यानी कि इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग जो होता है प्रमोट इंटरेक्शंस को प्रमोट करता है, कोलैबोरेशन करता है, इंगेजमेंट होता है। नॉट जस्ट ए कंटेंट डिलीवरी, यानी कि सिर्फ आप बच्चे को बता दिए कि चलो इतना याद, ऐसे नहीं होता है। जब तक बच्चे में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं जगाया जाएगा तब तक उसको अच्छा से समझ में नहीं आता है, यही कहानी है, ठीक है। यानी कि एक प्रभावशाली कक्षा शिक्षण में केवल विषय वस्तु नहीं पढ़ाई जाती बल्कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी और संवाद को भी प्रोत्साहित किया जाता है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लिया जाए। हाँ टीम टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, टीम टीचिंग की विशेषता क्या होती है, आपको टीम टीचिंग की विशेषता बताना है, ठीक है। एक देखिए, जब टीम टीचिंग की बात कर रहे हैं एक टीचर होगा नहीं, टीचर प्लान ये भी नहीं होगा, स्टूडेंट आर डिवाइड जी नहीं। जब टीचर टीम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट डिवाइड कैसे होगा। लर्निंग इज पेसिव, यहाँ पे लर्निंग क्या होता है, पेसिव होता है। क्या होता है, लर्निंग पेसिव नहीं, टीम टीचिंग में लर्निंग पेसिव थोड़ी होगा, लर्निंग पेसिव नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो हो जाएगा रुकिए देख लेते हैं। हाँ, टीचर प्लान एंड इंस्ट्रक्ट टुगेदर, जो टीचर का प्लान होता है वो प्लान को बताया जाता है, शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, यही आपका टीम टीचिंग होता है। क्योंकि टीम टीचिंग क्या होता है, एक साथ मान लीजिए 4-5 टीचर होते हैं, 2 टीचर होते हैं, मान लीजिए कोई टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं तो बच्चे को समझा रहे हैं, यानी कि इस तरह से जो एक टीम बना लेते हैं 2-3-4-5 टीचर का, तो अलग अलग बच्चे को पढ़ाना समझाना, एक क्लास में 2-3 टीचर अवेलेबल रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टीम टीचिंग बोलते हैं। यानी कि शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, वो आपका टीम टीचिंग होता है। इन टीम टीचिंग मल्टीपल टीचर्स कोलैबोरेट टू प्लान, इंस्ट्रक्ट एंड क्लासेस इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। टीम टीचिंग में शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं और मूल्यांकन करते हैं, जिससे अधिगम और अधिक समृद्ध होता है, यही आपका क्या होता है, टीम टीचिंग होता है। जहां भी आप लोग कंफ्यूजन लगे कमेंट्स करिएगा, मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। 25 क्वेश्चंस क्या है, ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स स्टूडेंट्स टू, यानी कि समूह चर्चा छात्रों की किसमें सहायता करती है, वो आपको बताना है। देखिए, जो समूह चर्चा होता है अकेले में तो होता नहीं है। डेवलप कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, संप्रेषण और समालोचनात्मक सोच विकसित करने में जो होता है ना, वो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। 5-6 आदमी बैठ गए और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए कहाँ से पूछना है क्वेश्चन, जो भी पॉइंट है, फैक्ट, जैसे एक्शन रिसर्च क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, डीजीपी क्या होता है, तो इस तरह से अगर आप डिस्कस करते हैं आपस में, इससे क्या होता है, आपका जो नॉलेज है, नॉलेज डेवलप होता है, आपका सोचने की प्रवृत्ति डेवलप होती है, वही आपका ग्रुप डिस्कशन की बात होता है, ठीक है। यानी कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है इनहांस कोलैबोरेटिव लर्निंग where a student listen, speak and challenge
each other constructively। समूह चर्चा छात्रों को सहयोगात्मक रूप से सीखने का अवसर देती है, जिससे वे संवाद और आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं। उनके अंदर एबिलिटी आता है कि वो क्वेश्चंस को बना सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल इन्वर्ट्स द ट्रेडिशनल टीचिंग बाय, यानी कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल पारस्परिक शिक्षण को कैसे पलट देता है वो बताना है आपको। देखिए, स्पीकिंग लेक्चर को छोड़ना ये नहीं होता है। टीचिंग स्टूडेंट ओनली एट होम, सिर्फ घर पे पढ़ा देंगे, ये फ्लिप्ड क्लासरूम नहीं होता है। लेटिंग स्टूडेंट लर्न थ्योरी एट होम एंड प्रैक्टिस इन क्लास, यानी कि छात्रों को सिद्धांत घर पर सीखने देना और कक्षा में अभ्यास करना, यही आपका क्या होता है? फ्लिप क्लास रूम होता है। यानी कि छात्रों को घर पे सीखने देना, घर पे आप जाकर पढ़िए, सीखिए और कक्षा में आकर के अभ्यास करिए, यही आपका जो है फ्लिप क्लास रूम का पॉइंट होता है, कैसे अलग करता है। ठीक है, यही होता है। चलिए, इन फ्लिप क्लासरूम स्टूडेंट वॉच लेक्चर को पढ़ता है स्टूडेंट, रीड मटेरियल को पढ़ने के बाद बिफोर क्लासरूम टाइम इज यूज टू एक्टिवेट, क्लासरूम में आपको एक्टिव रहना है, डिस्कशन करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, यही तो फ्लिप क्लासरूम होता है। फिर क्लासरूम में छात्र पहले से सामग्री घर पर पढ़ते हैं और कक्षा में चर्चा या समस्या समाधान किया जाता है, यही आपका फ्लिप क्लासरूम होता है। अब 26 नंबर की ओर आते हैं। ऑनलाइन टीचिंग कैन बेस्ट बी इनहांस्ड बाय, यानी कि क्या है आप क्वेश्चन, ये ऑनलाइन शिक्षण को किससे सर्वश्रेष्ठ रूप से सुधारा जा सकता है बताना है आपको। देखिए, यूजिंग इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म एंड फीडबैक, ये फीडबैक जो है ना, ये आपका जो है ऑनलाइन टीचिंग को इनहांस करता है। इतना लाइन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, चारों ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। देखिए, टीचिंग का मतलब क्या, अगर आपका बच्चा अगर फीडबैक सही देता है, अगर बच्चे को समझ में आता है तब बच्चा पढ़ा रहे हैं। यदि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका मतलब कि बच्चे को जब समझ में नहीं आए बात, तो आपका पढ़ाना बेकार है। यही जो है टीचिंग को एनहांस करता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ऑनलाइन की बात कहा जा रहा है, यानी कि इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म और फीडबैक का उपयोग करके जो पढ़ाया जाता है, ये आपका ऑनलाइन टीचिंग होता है। ऑनलाइन टीचिंग जो होता है बिकम इफेक्टिव व्हेन इट इंक्लूड्स एंगेजमेंट टूल्स लाइक क्विज, जैसे क्विज हम भी देते हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर क्विज लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्विज में भी क्या देते हैं, विथ एक्सप्लेन के साथ, यदि कोई क्वेश्चन है तो उसका व्याख्या क्या है ये भी देते हैं हम। डिस्कशन बोर्ड्स, लाइव चार्ट्स, ये क्या होता है आपका ऑनलाइन टीचिंग का मतलब कि विशेषता होता है। ऑनलाइन शिक्षण तब प्रभावी होता है जब उसमें संवादात्मक उपकरण जैसे क्विज, लाइव चैट और प्रतिक्रिया शामिल होती है, वही ऑनलाइन टीचिंग का विशेषता होता है। चलिए 28 नंबर की ओर आते हैं, चूंकि थोड़ा सेशन बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, एडल्ट लर्नर्स डिफर फ्रॉम यंगर लर्नर्स मेनली बिकॉज दे, यानी कि वयस्क शिक्षार्थी जो होता है युवा शिक्षार्थियों से मुख्य रूप से किस कारण भिन्न होते हैं। जो भिन्न होते हैं वो बताना है आपको। देखिए, आर सेल्फ डायरेक्टेड, जो एडल्ट लर्नर होते हैं खुद से करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, मतलब ऑलरेडी जो पीजी कर लिए होते हैं। ठीक है, एडल्ट लर्नर कौन होते हैं, जो पीजी कर लिए होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एडल्ट लर्नर। यानी कि ब्रिंग एक्सपीरियंस, अपने आत्म निर्देशित होते हैं और अनुभव लाते हैं, अपने अनुभव के आधार पर भी पढ़ाई करते हैं, वही जो होते हैं आपका एडल्ट लर्नर होते हैं, जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। यानी कि एडल्ट लर्नर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स हु ब्रिंग रिच लाइफ एंड वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके जिंदगी में लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है पढ़ने का, इनटू द लर्निंग प्रोसेस, पढ़ा कैसे जाए। वयस्क शिक्षार्थी आमतौर पर स्वप्रेरित होते हैं और व्यवहारिक अनुभव को अधिगम्य लाते हैं, उन्होंने लाइफ में जो सीखा उसको पढ़ाई के क्षेत्र में लाते हैं, यही जो है सो एडल्ट लर्नर होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आया जाए। क्या है, ए टीचर्स टीचिंग एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट टू, यानी कि एक शिक्षक का शिक्षण
अनुभव किसमें योगदान करता है ये बताना है। देखिए एक शिक्षक का शिक्षण किसमें कंट्रीब्यूट होता है, तो इम्प्रूव क्लासरूम मैनेजमेंट एंड पेडागोगी, यानी कि बेहतर कक्षा प्रबंधन और शिक्षण विधियों में लाना, यही आपका क्या होता है, यही आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट होता है। मास्टरिंग नहीं, इंक्रीजिंग नहीं, स्टैंडर्डाइजिंग नहीं होता है, यानी कि एक्सपीरियंस्ड टीचर्स डेवलप रिफाइंड टीचिंग स्ट्रेटजी। जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो मतलब कि टीचिंग स्ट्रेटजी अलग अलग अपना सकते हैं। क्लासरूम एंगेजमेंट, बेटर क्लासरूम एंगेजमेंट कर सकते हैं, बच्चे को इंटरेक्टिव तरीका से पढ़ा सकते हैं। एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, अगर उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। पता चला कि उनके पास नॉलेज ही नहीं टीचर के पास, तो क्या होगा, बच्चा भी नहीं समझ पाएगा। यानी कि अनुभवी शिक्षक प्रभावी शिक्षण विधियां और कक्षा नियंत्रण में दक्ष होते हैं। दक्ष मतलब पूरा मतलब नॉलेजेबल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आया जाए। 30 क्या आपका है, एक्टिव लर्निंग डिफर्स फ्रॉम पैसिव लर्निंग इन दैट, मतलब कि सक्रिय अधिगम निष्क्रिय अधिगम में कैसे भिन्न होते हैं वो बताना है। देखिए इट रिक्वायर स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि स्टूडेंट को इंगेज करके रखना, पार्टिसिपेट करके रखना, यही तो आपका एक्टिव लर्निंग होता है। जो कि पैसिव लर्निंग क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ सुनते रहता है। जैसे कि लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट पैसिव रहता है, टीचर एक्टिव रहते हैं, टीचर लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट सुनते रहते हैं। यही आपका मतलब कि पैसिव एक्टिव की कहानी हुई। एक्टिव लर्निंग जो होता है रिक्वायर स्टूडेंट टू डूइंग थिंग्स, सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिस्कस करना, अप्लाई कॉन्सेप्ट करना, यही सब क्या होता है आपका एक्टिव लर्निंग होता है, जिसमें स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। लर्निंग मोर रिटेंटिव एंड मीनिंगफुल। सक्रिय अधिगम जो होता है सक्रिय अधिगम में छात्र स्वयं भाग लेते हैं, चर्चा करते हैं और अभ्यास करते हैं, जिससे अधिगम अधिक गहरा और दीर्घकालिक होता है, मतलब कि ज्यादा गहरा होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आया जाए। क्या है, which method is most effective in promoting understanding level teaching, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समझ स्तर की शिक्षा को सबसे अधिक प्रभावी रूप से बढ़ावा देती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ावा देती है। ये आपका कंसेप्ट मैपिंग, यानी कि कंसेप्ट जो है ना, ये आपका सीधा सीधा समझना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है। कंसेप्ट की बात जहां भी आए वहां सीधा अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग मांगा है ऑप्शन, ठीक है। And concept mapping helps in visualizing relationships between concepts, aiding the understanding rather memorization जो होता है आपका किसका पार्ट है, रूट लर्निंग का पार्ट है, यानी कि रूट लर्निंग का ही पार्ट है मेमोराइजेशन, जिसे ऑथोरिटेरियन भी बोलते हैं। चलिए संकल्पना मानचित्र छात्रों को अवधारणा के आपसी संबंधों को समझने में मदद करता है और समझ आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करता है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेमोरी लेवल टीचिंग अप्रोच, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी लेवल टीचिंग को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, ये आपको बताना है। देखिए याद करना, रिकॉल करना, यही तो होता है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग जो होता है, मेमोरी लेवल टीचिंग प्राइमरीली एम्फसाइज ऑन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिकॉल जहां आएगा आपका वहां पे मेमोरी लेवल टीचिंग होगा। फैक्चुअल कंटेंट, जो सिर्फ कंटेंट को याद करना है, समझना नहीं है, ठीक है। मेमोरी लेवल टीचिंग में मुख्यतः छात्रों द्वारा तथ्यों को याद रखना, पहचानना सिखाया जाता है, यही आपका जो है सो मेमोरी लेवल टीचिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। 33 क्या है आपका, कि व्हाट इज ए कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग की मुख्य विशेषता क्या है बताना है। टीम टीचिंग की मुख्य विशेषता क्या होता है। देखिए सिंगल टीचर टीम टीचिंग में नहीं होता है। इट आइसोलेट स्टूडेंट को अलग नहीं किया जाता है दूसरे से। फोकस ऑन रूट का जो फोकस होता है वो रूट मेमोराइजेशन पर, रूट लर्निंग का होता है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड होता है। टीचर्स शेयर प्लानिंग,
डिलीवरी एंड असाइनमेंट। यानी कि जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, एक अपना प्लान सेट करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। टीम टीचिंग, 4-5 टीचर मिल गए, 2-3 टीचर मिल गए, उसके बाद कोई टीचर जैसे समझा रहे हैं, कोई नोट्स दे रहे हैं, कोई मतलब कि लिख रहे हैं, अलग अलग वर्क कर रहे हैं एक क्लासरूम में, तो वो आपका जो है सो टीम टीचिंग होता है। ठीक है, यानी कि मोर देन टीचर्स, मोर देन 2 टीचर्स, 2, 3, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्लास का साइज क्या है, कितना उसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि इन टीम टीचिंग 2 और मोर टीचर्स कोलैबोरेट, यानी कि 2 या 2 से अधिक टीचर उसमें कोलैबोरेट करते हैं, टू प्लान करते हैं, इंस्ट्रक्ट बनाते हैं, इवैल्यूएट द लर्नर जॉइंटली, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको कितना अच्छे से समझ आए इस चीज को देखा जाता है टीम टीचिंग में। टीम टीचिंग में शिक्षक मिलकर शिक्षण कार्य की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं और मूल्यांकन करते हैं। ये आपका जो है टीम टीचिंग का पार्ट होता है। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन में आया जाए, क्या है, ग्रुप डिस्कशंस इंप्रूव द स्टूडेंट एबिलिटी टू, यानी कि समूह चर्चा छात्रों की किस क्षमता में सुधार करती है। जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आपस में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो हमें क्या मतलब उससे नॉलेज डेवलप मिलता है, कौन सा नॉलेज इंक्रीमेंट एबिलिटी हमारे अंदर आता है। देखिए इससे क्या होता है, आपका एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड रीजन लॉजिकली, यानी कि राय व्यक्त करने और तर्क करने की क्षमता होना। जब आप ग्रुप डिस्कशन में होते हैं, जब 5-6 स्टूडेंट एक साथ में होते हैं, वहाँ क्या चलता है, तर्क वितर्क चलता है। आखिरी आंसर सही है तो क्यों सही है, क्या रीजंस है। अगर आपसे नहीं होता है तो अगला जो आपके ग्रुप में बैठे हैं वो आंसर देंगे, उनसे नहीं होता तीसरा देंगे। यही आपका ग्रुप लर्निंग डिस्कशन से क्या होता है। हाँ, एक चीज का ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक आपका देखने को मिलेगा क्या, कि इसमें कभी कभी फालतू बात होती है, तो उस चीज से बचना है। ये नहीं कि ग्रुप डिस्कशन करने बैठे और कोई तीसरा टॉपिक छिड़ गया, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसे ड्रॉबैक ये है, ग्रुप डिस्कशन का फायदा है तो कुछ नुकसान है, लेकिन उस नुकसान को आपको बच के चलना होता है। ठीक है, इससे इतना समझ गए होंगे। अब चलिए इसका डिस्कशन कर लें। ग्रुप डिस्कशंस प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, आपके अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग का होता है, बोलने की एबिलिटी डेवलप होता है, एक्सप्रेसिंग व्यू प्रिंट करने का एबिलिटी होता है, लॉजिकल रीजनिंग सोचने की क्षमता जो होता है बढ़ता है, यानी कि समूह चर्चा छात्रों को सोचने, राय देने और तर्क करने का अवसर देती है। यही आपका क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टीचिंग होता है। अब आते हैं फ्लिप क्लास अलाउज क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते 35 नंबर कि फ्लिप क्लासरूम अलाउइंग टीचर्स टू, यानी कि फ्लिप क्लासरूम शिक्षकों को क्या करने की अनुमति देता है वो बताना है। ठीक है, तो इंगेज स्टूडेंट इन एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्लास, कक्षा में छात्रों को गतिविधियों में शामिल करना। यानी कि देखिए फ्लिप क्लासरूम क्या होता है, जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं तो उसको एक्टिविटीज करके पढ़ाना। एक सिंपल तरीका है, आप अगर छात्र को थ्योरी समझा देते हैं, ठीक है, तो थ्योरी समझा दिए, हो सकता है बच्चे को समझ में नहीं आए, अगर उसी को हम करके बताएंगे, तो क्या होगा, बच्चे को वो थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वही आपका जो होता है फ्लिप्ड क्लासरूम की विशेषता होती है। इन ए फ्लिप्ड क्लासरूम द टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ड्यूरिंग क्लास, allowing a student to apply knowledge actively, जो नॉलेज अप्लाई किया जाता है एक्टिव रूप से, वो फ्लिप क्लासरूम होता है। फ्लिप क्लासरूम में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और छात्रों को कक्षा में सक्रिय रूप से सीखने के अवसर मिलते हैं। वही आपका जो है सो फ्लिप क्लासरूम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में, ऑनलाइन लर्निंग कैन फेल इफ इट लैक्स, यानी कि ऑनलाइन अधिगम असफल हो सकता है यदि उसमें क्या कमी हो, क्या डिमेरिट होता है कि ऑनलाइन अधिगम फेल होने का चांस रहता है। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन एंड फीडबैक, यानी कि जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है वो होना चाहिए। यदि ये नहीं होता है तो क्या होगा, जब बच्चे को आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे को समझ में आएगा तब तो आपका मतलब लेक्चर देखेगा, जब उसमें समझ में नहीं आएगा आप ऑनलाइन लर्निंग से क्या फायदा। ठीक है, यानी कि विदाउट टाइमली फीडबैक एंड रियल इंटरेक्शंस
ऑनलाइन एजुकेशन बिकम पैसिव हो जाएगा एंड लेस एंगेजिंग, यानी अगर प्रतिक्रिया और संवाद नहीं हो, बात विचार नहीं हो, तो ऑनलाइन अधिगम क्या होता है, निष्क्रिय और उबाऊ हो जाता है, जो कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं आता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। एंड्रोगोगी रेफर्स टू, एंड्रोगोगी का तात्पर्य क्या है वो आपको बताना है। द मेथड इन प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट, यानी कि जो एडल्ट लर्नर होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, एंड्रोगोगी बोलते हैं। यानी कि वयस्कों को पढ़ाने की विधि और तरीका जो होता है, जो हम एडल्ट को पढ़ाना होता है, वो आपका एंड्रोगोगी टीचिंग होता है। एंड्रोगोगी फोकस ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जो खुद से एडल्ट लर्नर होते हैं, ठीक है। रेस्पेक्टिंग देयर एक्सपीरियंस एंड ऑटोनोमी, एंड्रोगोगी में वयस्कों के अनुभव और आत्मनिर्देशन को महत्व दिया जाता है, वही आपका एंड्रोगोगी टीचिंग होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। एक्सपीरियंस टीचर्स टाइपिकली एग्जिबिट, यानी कि अनुभवी शिक्षक सामान्यतः क्या प्रदर्शित करते हैं। जिन शिक्षक के पास अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो कैसे पढ़ाते हैं बच्चे को, जिससे क्या होता है, देखिए ऐसा जो होता है एडेप्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि वो टीचर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उस माहौल में एडेप्ट कर जाते हैं और स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा वो कंसेप्ट डिलीवर करते हैं। यही आपका जो है एक्सपीरियंस टीचर का ज्यादा मतलब कि महत्व रहता है, यानी कि अनुकूलनीय और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण जो होता है आपका एक्सपीरियंस टीचर्स का पॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि विथ एक्सपीरियंस टीचर्स बिकम मोर रेस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड अडॉप्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी, यानी कि अनुभव के साथ शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीले और प्रभावी तरीके अपनाते हैं। एकदम कोई स्ट्रिक्ट नहीं, बस मतलब कि लचीले और प्रभावी तरीके अपना करके बच्चे को उस पॉइंट को अच्छी तरह से समझाना, यही एक एक्सपीरियंस टीचर कर सकते हैं। जिन टीचर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बच्चे को सही ढंग से पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास खुद वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो रिप्रेजेंट सही से कर सकते हैं, ठीक। अब 39 आज नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 39 नंबर, स्टूडेंट कंसेप्ट इन टीचिंग रेफर्स टू, ठीक है, शिक्षण में छात्र की अवधारणा का क्या तात्पर्य है वो बताना है आपको। देखिए स्टूडेंट आर एक्टिव, क्या है, जब स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिव होता है, उसमें पार्टिसिपेंट इन देयर ओन लर्निंग, छात्र अपने अधिगम के सक्रिय भागीदार हैं। छात्र जो होता है अपने अधिगम में एक्टिव होते हैं, यानी कि द मॉडर्न अप्रोच सी स्टूडेंट सो को कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग, यानी कि आधुनिक शिक्षण में छात्र ज्ञान के सह निर्माता माने जाते हैं, जो अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यानी कि देखिए जो एडल्ट लर्नर के होते हैं, क्या होते हैं, वो खुद से सेल्फ डायरेक्टेड, यानी खुद से मोटिवेट भी होते हैं, उस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है, ये लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट मतलब क्या है, उसको छोड़ के बताना है। सक्रिय अधिगम रणनीतियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, यहाँ आपको गलत वाला ऑप्शन चुनना है, सही ऑप्शन नहीं चुनना है, ठीक है। गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो एक्टिव लर्निंग होता है सहपाठी शिक्षण होगा, आपस में बैठ के बात विचार करना पढ़ना, ये भी एक्टिव लर्निंग का पार्ट हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर 5-6 स्टूडेंट एक साथ बैठ के पढ़े तो एक्टिव लर्निंग हो जाता है। रोल प्लेइंग क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होता है। तो साइलेंट, चुपचाप बैठ के पढ़ना, लंबे समय तक मौन धारण करके पढ़ना, ये जो है एक्टिव लर्निंग नहीं है। ये आप खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, तो ये एक्टिव लर्निंग नहीं होता है। इसलिए आपका गलत ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन सही होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि साइलेंट लर्निंग जो होता है पैसिव होता है, जिसमें छात्र पैसिव होकर पढ़ते हैं। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी इंगेज स्टूडेंट इन डूइंग, जो करके सीखना, डिस्कस करना, बातें करना, अप्लाइंग नॉलेज को अप्लाई करना, यही आपका क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होता है। मौन पाठन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय अधिगम में छात्र करते हैं, चर्चा करते हैं,
ज्ञान को लागू करते हैं, यही तो होता है। चलिए अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच गैस इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो मेरा ओजोन लेयर है वो क्या धीरे डिप्लेट होते जा रहा है ना। लेयर एज एड्रेस बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा संबोधित की गई ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। जैसे कि एसी से कौन सा गैस निकलता है, सीएफसी निकलता है। फ्रिज से कौन सा गैस निकलता है, सीएफसी निकलता है। और फोम इंडस्ट्री जो होता है, जो फोम बनता है, वहां से भी क्या निकलता है, सीएफसी निकलता है। हम लोग अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, लेकिन ये सबसे क्या होता है, क्लोरोकार्बन गैस, सीएफसी गैस निकलता है, जो ओजोन लेयर को पतला करते जा रहा है। उससे जो अल्ट्रावायलेट रे होता है उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। और ऐसा होगा जब वो लेयर पूरा डिप्लेट हो जाएगा तो जो भी यूवी रे है डायरेक्ट अर्थ पे आएगा, डायरेक्ट अर्थ पे आएगा तो स्किन डिजीज कॉज होगा। इसलिए सीएफसी को जितना हो कम करें, कम से कम यूज करें, ठीक है। यानी कि कम कैसे होगा, अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में आया। इसका एम क्या था, देखिए इसका एम था कि सीएफसी का यूज कम से कम हो, कम से कम सीएफसी गैस निकले which break the down ozone molecule in the stratosphere। हाँ इसको हम कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे आपको कि स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, एक्सोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का उद्देश्य सीएफसी के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना था, यानी कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको समाप्त करना था, क्योंकि ये जो गैस है ना समताप मंडल में ओजोन अणुओं को तोड़ देती है, तोड़ करके उस लेयर को पतला कर देती है। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काइटो प्रोटोकॉल, यानी कि जो काइटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक आपका मुख्य उद्देश्य बताना है क्योटो प्रोटोकॉल का। तो इसमें जो था रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल 1987 का ईयर भी पूछ देता है, इसलिए हमने आपको एक्सप्लेन में ईयर के साथ दिए हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। legally binds the industrialized nations reduce the emission of greenhouse gas for combat global warming। जो ग्लोबल वार्मिंग का कहानी है, क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में आया। औद्योगिक देशों को कानूनी रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करता है, ताकि वैश्विक उष्मीकरण को रोका जा सके। देखिए अभी क्या है, जो एक होता है डेवलपिंग कंट्री, होता है डेवलप कंट्री जो अमेरिका है, रसिया है, ये सब क्या है, डेवलप कंट्री है। जो डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, चाइना है, ये सब क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो वो लोग पहले ही प्रदूषण कर चुके हैं। अभी जो डेवलपिंग कंट्री है उनसे तो पॉल्यूशन होगा ही, क्योंकि उनको डेवलप आगे बढ़ना है। जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो नियम लगाते हैं। तो ये सब है जो ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कि जो रूल्स है वो कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट डायरेक्टली डिप्लेट द ओजोन लेयर, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सीधे ओजोन परत की क्षति नहीं पहुंचाता है। जो ओजोन परत को सीधे क्षति नहीं पहुंचाता है, देखिए यहाँ पर वही बात आ गया, डज नॉट, यानी कि जो ऑप्शन गलत है वही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है क्षति, हेलोन्स पहुंचाता है, ज्यादा नुकसान करता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, किसको, ओजोन परत को। इसलिए आपका ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा, ठीक ना। तो जो CO2 है कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रीब्यूट तो होता ही है। इट डज नॉट डायरेक्टली ब्रेक डाउन, डायरेक्टली टूटता फूटता नहीं है, यानी कि अनलाइक द CFC हेलोन तो रिएक्शन कर लेता है। यानी कि CO2 वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान देता है, परंतु यह सीधे ओजोन अणुओं को नष्ट नहीं करता है। यानी कि जो CO2 है वो डायरेक्ट ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि CFC और हेलोन ऐसा करते हैं।
इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इन इंडिया वाज इलेक्टेड इन व्हिच ईयर? मतलब कि भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह जो है सो 1974 में लागू किया गया था। देखिए यही है आपका मेमोरी बेस्ड लर्निंग। अगर आपको यहाँ पे याद है तो आप कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिंपल फंडा होता है मेमोरी बेस्ड लर्निंग का। यानी कि द वाटर एक्ट 1974 वाज फर्स्ट मेजर इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया एम इन एट प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन को रोकना है। स्टाब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट दोनों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिल करके, यानी कि जो जल अधिनियम 1974 जो नियम है उसका पहला प्रमुख पर्यावरणीय कानून था, जिसका उद्देश्य क्या है कि जल प्रदूषण की रोकथाम करना, नियंत्रण करना, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है बेसल कन्वेंशन प्राइमरी डेल्स विद? बेसल कन्वेंशन मुख्यतः किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो बेसल जो होता है ना वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट, जो जहां आपको सीधा याद रखना है ट्रांस बाउंड्री दिख जाएगा वहां आपका बेसल कन्वेंशन होगा। ठीक है, खतरनाक कचरे की सीमा पर आवाजाही जो होता है आपका बेसल कन्वेंशन के अंदर आता है। और बेसल कन्वेंशन कब आया? तो 1989 में आया। क्या रेगुलेट करा? तो इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट टू प्रिवेंट द डंपिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। बेसल कन्वेंशन 1989 में आया और इसका उद्देश्य क्या रहा? तो खतरनाक कचरे की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को नियंत्रित करना रहा, ताकि विकासशील देशों में कचरा ना डाला जाए। मतलब कि जो देश अभी डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, उस देश में कचरे का बोझ ना दिया जाए, इसलिए आपका जो है बेसल कन्वेंशन 1989 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में आते हैं। द वियना कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो वियना कन्वेंशन जो है ना ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से संबंधित है, यानी कि ओजोन परत की सुरक्षा किया जाता है आपका वियना कन्वेंशन से। द वियना कन्वेंशन कब आया? 1985 आया, एकदम एक टू जेड पॉइंट के साथ है। वाज ए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करना, विच लीड टू द क्रिएशन ऑफ द मॉनिटरी प्रोटोकॉल को क्रिएट करना। ये जो है आपका वियना कन्वेंशन 1985 में आया था, एक ढांचा समझौता था जो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए था और इससे मॉनिटरी प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया। वियना के बाद जो है मॉनिट्रियल अस्तित्व में आया। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लिया जाए। थोड़ा एक लेक्चर लॉन्ग हो चुका है। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट केम फर्स्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता सबसे पहले आया था? तो जो वियना कन्वेंशन है ये इस चारों में से सबसे पहले आया था। ठीक है, 1985 में आया वियना कन्वेंशन। केम बिफोर द others and lead group work for future protocols on ozone protection। वियना कन्वेंशन 1985 में सबसे पहले हुआ, इससे ओजोन सुरक्षा के लिए आगामी प्रोटोकॉल की नींव रखी गई। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में आया जाए। व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ काइटो प्रोटोकॉल क्लीन डेवलप मैकेनिज्म, यानी कि सीडीएम। सीडीएम जो होता है ना वो काइटो प्रोटोकॉल का क्या मतलब कि फीचर्स है बताना है। काइटो प्रोटोकॉल की क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम की मुख्य विशेषता क्या है? विशेषता बताइए कि मुख्य विशेषता क्या है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जो रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉसिल फ्यूल्स को कम करना, रेस्ट्रिक्ट करना, यही क्या आपका होता है कि काइटो क्या सीडीएम का पॉइंट होता है। यानी कि सीडीएम अलाउ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफसेट emissions by funding clean project in developed countries। सीडीएम के तहत विकसित देश, विकासशील देशों में स्वच्छ परियोजनाओं में निवेश करके उत्सर्जन को ऑफसेट कर सकते हैं। यही आपका जो होता है क्या होता है सीडीएम का मुख्य पॉइंट होता है। तो इसका जो आंसर होगा अलाउइंग डेवलप्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन
रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट कंट्रीज, ये नहीं होगा। इंडस्ट्रियल, हाँ ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाना, यही आपका क्या होता है, CDM का हो जाता है। ठीक है, जहां आप लोग को लगे कुछ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। चलिए 49 में आते हैं। 49 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ओजोन लेयर डिप्लीशंस, यानी कि जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत के क्षरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताने का 48 था ना, 48 का जो आपका हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, 48 का क्या था, मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ 48 नंबर क्वेश्चंस। व्हाट इज द की फीचर ऑफ द काइटो प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलप मैकेनिज्म, की फीचर्स क्या होता है आपका इसका, अलाउइंग द डेवलप कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एमिशंस रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यानी कि विकसित देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन घटाने वाले प्रोजेक्ट्स में निवेश की अनुमति देना, यही आपका जो है CDM था। इससे पहले मैंने रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉसिल फ्यूल नहीं होगा, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फॉसिल फ्यूल का रेस्ट्रिक्शन नहीं किया गया था। ठीक, क्या क्या इंडस्ट्रियलाइज क्या ही नहीं गया था, यूनिसेक्स यूनिवर्सल का था ही नहीं, यानी कि अलाउइंग द डेवलप्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एमिशंस रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, इस तरह से हो गया। अब 49 नंबर क्वेश्चन में आ जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत के क्षरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो ओजोन लेयर क्या है, मतलब क्या होता है, यूवी रे होता है, सीधी बात, यूवी दिखे आंसर लगाना है, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आपका आंसर भी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ हम बता रहे हैं इसलिए हर एक चीज को पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होता है, मोर यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं रीचिंग अर्थ सरफेस, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर्स होता है, क्रॉप डैमेज हो सकता है। ओजोन परत के क्षरण में यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है जिससे त्वचा कैंसर और फसलों को नुकसान हो सकता है। ठीक ना, अब चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस कर लिया जाए। Which of the following global events established a strong base for environmental protocols like Kyoto and Montreal? यानी कि क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन काइटो और मॉन्ट्रियल जैसे प्रावरणीय प्रोटोकॉल के आधार बना। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा अर्थ समिट, क्या हो जाएगा, अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था सम्मेलन, इसमें क्या था, अर्थ समिट हेल्ड इन रायो डी जेनेरियो 1992 में, अर्थ समिट रायो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें इनिशिएट किया गया कि फ्रेमवर्क्स फॉर क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट्स हुआ था, बूस्टिंग द फ्यूचर प्रोटोकॉल्स को बूस्ट करना, आगे बढ़ाना। यानी कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन ने जलवायु और जैव विविधता समझौतों के लिए रूपरेखा तैयार की, जिससे भविष्य के लिए प्रोटोकॉल को बल मिला। इस तरह से आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए पेपर 1 का। देखिए ये लेक्चर कुछ लॉन्ग बन चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन के साथ दिए हैं, तो लेक्चर लॉन्ग बनेगा ही। और आप लोग को इसमें जहां भी किसी भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन लगे